संस्कृति संसद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस भाषा साहित्य संस्कृति के वाक उत्सव में आप सभी आगत महानुभावों का हार्दिक स्वागत। महामहनीय मेधाविन त्वदीयं स्वागतम कुर्मः। आज इस अवसर पर यह वाक उत्सव हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महामहिम डॉक्टर केशरीनाथ त्रिपाठी जी पधार चुके हैं। मैं अपने आज के इस प्रथम सत्र के अतिथियों से आग्रह करती हूं कि वो कृपया मंच पर आएं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर अवनीश कुमार, जो हिंदी निदेशालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निदेशक हैं, उनसे आग्रह है कि कृपया मंच पर पधारें। आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती रवि प्रभा बर्मन जी से आग्रह है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आयोजक संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर विठलदास मुंदड़ा जी से आग्रह है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इस समस्त कार्यक्रम के संयोजक और सूत्रधार डॉक्टर बाबूलाल शर्मा जी से आग्रह है कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। संयोजन के बीच निरंतर अपने सुझावों से शामिल डॉक्टर तारा दुगड़ जी से भी आग्रह कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज माघ महीने की चतुर्थी तिथि है। भारतीय परंपरा और लोक जीवन को जिन लोगों ने आज भी अपनी जीवनचर्या का अंश बनाया हुआ है, उस समुदाय में आज एक बड़ा हिस्सा चौथ का व्रत रख रहा है और चौथ के व्रत के माध्यम से विनायक की आराधना कर रहा है। तो भारत की प्राण रेखा के समान पुण्य सलिला गंगा के त्रिवेणी संगम पर गत 3 दिनों से माघ मेला उत्सव का आयोजन भी जारी है। आज की नई पीढ़ी कभी कभी पूछती है ये माघ मेला क्या है, वहाँ संत कल्पवास करते हैं, कल्पवास क्या होता है। मैं आज इस अवसर का उपयोग करते हुए आपके साथ ये बात साझा करना चाहती हूँ कि हम जिस उत्सव का आज आयोजन कर रहे हैं, यह भी भाषा साहित्य और संस्कृति के एक त्रिवेणी संगम के रूप में रूप में कल्पित एक उत्सव है। और इस उत्सव पर हमने माता शारदा की आराधना को केंद्र में करके हिंदी भाषा के विषय में विचार विमर्श और एक बहुत बड़े कार्यक्रम की संकल्पना की है। इस कार्यक्रम की कल्पना हो चुकी, आयोजन के प्रयास हो चुके। अब इसका ये कल्पना किस प्रकार चरितार्थ होती है, आज के बाद 2 दिनों तक हम लगातार इसके साक्षी बनेंगे। कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं मंच पर उपस्थित अतिथियों से आग्रह करती हूँ कि वो माँ वीणा पाणी शारदा का आशीष लें और पूर्वजों का स्मरण करते हुए सरस्वती जी के चित्र और हमारे इस संस्था के पूर्वज माधोदास जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का उद्घाटन करें। सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल के प्रथम नागरिक और साहित्य और संस्कृति के निरंतर आराधक डॉक्टर केशरीनाथ त्रिपाठी जी से आग्रह है कि वो देवी सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करें। उनके साथ अन्य सभी अतिथि कृपया चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम के प्रारंभ
सभा में उपस्थित सभी श्रोतावृंद से यह आग्रह है कि यद्यपि आपको असुविधा तो होगी, लेकिन इस बड़े कार्यक्रम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कृपया अपने चालित यंत्र को कुछ समय के लिए शांत रखें। आजकल हमारे पास इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, हम इसे साइलेंस में रख सकते हैं, साइलेंट कर रखें, या जिस किसी प्रकार की सुविधा आपके लिए संभव हो। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शंखवादन। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। अरुण ये मधुमय देश हमारा, अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण ये मधुमय देश हमारा, अरुण ये मधुमय देश हमारा। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। अरुण ये मधुमय देश हमारा, अरुण ये मधुमय देश हमारा। हेम कुंभले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे। हेम कुंभले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे। मंदिर ऊँघते रहते जब, मंदिर ऊँघते रहते जब, जग कर रजनी भर तारा। अरुण ये मधुमय देश हमारा, अरुण ये मधुमय देश हमारा। जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण ये मधुमय देश हमारा। शंखवादन और देश स्तवन। सच है, भाषा और देश
दोनों को एक दूसरे से पृथक तो किया ही नहीं जा सकता, और इन तीनों की आत्मा संस्कृति कहलाती है। वैदिक ऋषियों ने एक सूक्त कहा, मंत्र कहा, इडा सरस्वती मही तिस्रो देवीर मयो भुवः। किसी भी राष्ट्र की महती देवियाँ, ये 3 देवियाँ हैं जो किसी भी राष्ट्र की महती देवियाँ होती हैं, मातृभूमि, मातृभाषा और मातृ संस्कृति। ये एक सुखद अवसर है कि हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं और हिंदी भाषा को केंद्र में कर यह आयोजन किया जा रहा है। ऐसे अवसर पर देश स्तवन के माध्यम से आदरणीय बाबूलाल जी ने हम सबको उस भावभूमि पर पहुंचा दिया है। मैं इस आयोजक संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर मूंधड़ा से यह आग्रह करती हूँ कि कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को आगे बढ़ाते हुए अपने अतिथियों का सम्मान करें और सर्वप्रथम महामहिम राज्यपाल डॉक्टर केशरीनाथ त्रिपाठी जी को पुष्प स्तवक और शॉल उड़ाकर सम्मानित करेंगे संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर मूंधड़ा जी। शॉल और पुष्प ये इस बात की कामना के प्रतीक हैं कि इनके समान ही आपका जीवन सुरभित हो, और सम्मान के प्रतीक अंगवस्त्र। डॉक्टर मूंधड़ा से आग्रह है संस्था का प्रतीक चिन्ह देते हुए। हमारी आज की विशिष्ट अतिथि श्रीमती रवि प्रभा बर्मन, जिनके सांस्कृतिक और साहित्यिक सेवाओं के विषय में सभी परिचित, उनके साथ जुड़ने वाले व्यक्ति ये एक ऐसी पीढ़ी से आती हैं जिस पीढ़ी में स्त्री शिक्षा का प्रचलन इस प्रकार नहीं था जैसा हम आज देखते हैं, और ऐसे समय में शिक्षा और साहित्य की ज्योति जलाने वाली श्रीमती रवि प्रभा बर्मन जी को शॉल उड़ाकर और पुष्प स्तवक देकर उन्हें सम्मानित कर रहे हैं डॉक्टर विट्ठल दास मूंधड़ा जी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अब मूंधड़ा जी से आग्रह है कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हिंदी निदेशालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निदेशक प्रोफेसर अवनीश कुमार जी की सेवाओं के लिए, उनके सहयोग के लिए उन्हें सम्मानित करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ सभा के उपाध्यक्ष शिव किशन दामानी जी को। वो अंगवस्त्र उड़ाकर और पुष्प स्तवक देकर इन्हें सम्मानित करेंगे। उत्तरीय तो हमारे अलंकरण का एक बहुत परिचित अंश है। प्रतीक चिन्ह के माध्यम से उन्हें सम्मानित करते हुए इस कार्यक्रम के आयोजन में जब कभी कोई एक बड़ा काम हम करते हैं तो अपने परिवार का जो सदस्य इस आयोजन को निरंतर करता रहता है और उसकी छोटी से छोटी व्यवस्था, सुविधाएं, असुविधाएं सबको दूर करने में निरंतर तत्पर रहता है। यद्यपि इस परिवार के इन सदस्यों को इस बात का संकोच तो था कि वो उन्हें क्यों सम्मानित किया जाए, परंतु मेरे विशेष आग्रह और तारा दी के आग्रह पर भी हमने ये तय पाया कि इन्हें भी अवश्य सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि आज ये अपने परिवार के कार्यक्रम में शामिल हैं, परंतु यूं इनकी सामाजिक सांस्कृतिक सेवाएं निश्चित तौर पर सम्मान की पात्र हैं। आदरणीय विट्ठल दास जी मूंधड़ा को पुष्प स्तवक देकर सम्मान और पुष्प स्तवक और उत्तरीय उड़ाकर सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूं संस्था के सचिव राजगोपाल सुरेका जी को।
संस्था के सचिव श्री विजय झुनझुनवाला जी से आग्रह है कि वो इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर बाबूलाल शर्मा जी को पुष्पस्तवक देकर उनका सम्मान करें। राजगोपाल सुरेखा जी से आग्रह है कि तारा दुगड़ जी को पुष्पस्तवक देकर सम्मानित करें। नहीं, मैं तो अच्छा, चलिए, धन्यवाद। स्वागत के लिए आभार। आपके पास इस कार्यक्रम का जो कुछ भी परिपत्र, जो आमंत्रण पत्र, जो कुछ भी मिला होगा, उसमें आपने अगर इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि संस्था का जो प्रतीक चिन्ह है, संस्था का जो चिन्ह बना हुआ है, उस चिन्ह में है क्या? पद्म पुस्तक और प्रकाश की त्रयी। पद्म पुस्तक और प्रकाश की त्रयी का संकेत चिन्ह बना करके एक सारस्वत समारोह की आयोजना की परिकल्पना। प्रतीक चिन्ह तो इस संस्था के उद्देश्यों का ही प्रतिबिंबन करता है, परंतु भारतीय विद्या मंदिर के संस्था अध्यक्ष डॉक्टर मूंधड़ा का अपना जीवन भी इसका जो संकेत मात्र है, जो वाक्य है, योगः कर्मसु कौशलम, इसका मानो प्रतीक सा बन गया है। और अपने जीवन को इस भाव के साथ निरंतर जीने वाले विट्ठल दास मूंधड़ा जी से आग्रह है कि वो कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। आज के इस महोत्सव में और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय महामहिम राज्यपाल श्री केसीनाथ जी त्रिपाठी, समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के निर्देशक प्रोफेसर अवनीश कुमार, विशिष्ट अतिथि हमारी चाची जी रवि प्रभा जी वर्मन, सम्मेलन के संयोजक डॉक्टर बाबूलाल शर्मा, डॉक्टर तारा दुग्गड़, प्रोफेसर राजश्री शुक्ल, और जो हमारे बीच नहीं पधार सके श्री लक्ष्मी निवास जी झुनझुनवाला, किसी पारिवारिक सदस्य की विशेष अस्वस्थता के कारण उनका आना नहीं हुआ, और भी कुछ लोग बहुत से नहीं आ सके हैं। लेकिन जो पधारे हैं, देश विदेश से आए हमारे सभी लेखक, हिंदी प्रेमी और सभागार में उपस्थित सब सुधीवृंद, श्रोताओं, मित्रों, भारतीय विद्या मंदिर और भारतीय संस्कृति संसद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस समारोह में, और ख़ास तौर से कलकत्ते वासियों की तरफ से जो बाहर से हमारे मेहमान पधारे हैं, उन सब के सम्मान में जो आयोजित ये समारोह है, इस सब में आपका बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे महामहिम राज्यपाल श्री केसीनाथ जी त्रिपाठी ने यहाँ आकर हमारे प्रति जो स्नेह दर्शाया है, जो हमारा उत्साह बढ़ाया, उसके लिए भी दोनों आयोजक संस्थाओं की ओर से उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं। भारतीय विद्या मंदिर और भारतीय संस्कृति संसद के संबंध में दो शब्द मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देना चाहता हूं। भारतीय विद्या मंदिर 1948 में मेरे दादाजी द्वारा स्थापित हुई, जिसमें पाकिस्तान से कितने ही शरणार्थी इस देश में आगे आए और उनकी शिक्षा के अंदर व्यवधान आया। उस शिक्षण को
आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित की। फिर इसके अंदर एक शोध प्रतिष्ठान जुड़ा और उसके अंदर उस शोध प्रतिष्ठान के माध्यम से बहुत से अच्छे साहित्य को, खास तौर से अपनी संस्कृति और हिंदी भाषा और दूसरी कुछ विषयों पर भी, अच्छे अपने सांस्कृतिक विषयों पर भी कुछ साहित्य का प्रकाशन आरंभ हुआ। और बाद में एक पत्रिका वैचारिकी जो आपके सामने बराबर आती है, उसका प्रकाशन भी आरंभ हुआ, वह आज तक कायम है। भारतीय विद्या मंदिर की अपनी एक स्कूल भी है, लेकिन एक जो कार्य भारतीय विद्या मंदिर ने हाल ही में आरंभ किया है वह है देश के श्रमिकों का शिक्षण कार्यक्रम, उनके कौशल का विकास का कार्यक्रम। भारतीय विद्या मंदिर ने देश के अंदर विभिन्न केंद्रों से, कश्मीर से लेकर के और दक्षिण केरल तक और उधर गुजरात से लेकर आसाम तक इनके केंद्र हैं, जहाँ पर श्रमिकों, सुपरवाइजरों और दूसरे जो श्रमजीवी हैं उनका प्रशिक्षण होता है। इसके साथ ही जो आवश्यकता महसूस हुई प्रशिक्षण के दौरान कि इनका जो साहित्य है वो सब अंग्रेजी में है, बहुत कम है, लेकिन जो है वो थोड़ा बहुत अंग्रेजी में है, लेकिन इनको तो अंग्रेजी आती नहीं। ये आपसपुरी में मिलते हैं तो टूटी फूटी हिंदी में ही बात करते हैं। तो भारतीय विद्या मंदिर ने ये जो श्रमजीवी जो हमारे भाई हैं, इनके लिए हिंदी के अंदर साहित्य उपलब्ध कराने की चेष्टा की है और कुछ साहित्य बना भी है। भारतीय विद्या मंदिर जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जिनके कौशल के संबंध में बहुत दफ़े आलोचना अखबारों में पढ़ने में मिलती है, उसको ठीक करने के लिए, उसका सही करने के लिए, उनके कौशल का विकास के लिए भी हम प्रयासरत रहे हैं। और कितनी यूनिवर्सिटीज़ के साथ में भी हम ये कार्य करते आ रहे हैं। इन इंजीनियर्स को जिस समय ये जाकर के वर्कर्स से बात करते हैं तो वह हिंदी में करनी पड़ती है। इस बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। भारतीय संस्कृति संसद कलकत्ते की एक स्वनाम धन्य 1956 में स्थापित, जिसके अंदर मुख्य कार्य पिताजी ने भी कुछ मुख्य कार्य के अंदर रहे थे और साथ में उनके मित्र रवि प्रभा जी वर्मन, इनकी धर्मपत्नी रवि कुमार जी बर्मन और चाची जी यहाँ पर उपस्थित हैं। लक्ष्मी निवास जी आ नहीं सके। जो बहुत से मित्रों ने मिलकर के संसद की स्थापना की थी और वह आज भी संस्कृति की सेवा के अंदर बहुत से कार्यक्रम करती है। यहाँ पर बहुत से मूर्धन्य विद्वान, कलाकार, बहुत लोग यहाँ पर समय समय पर पधारते रहे हैं। सिम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर साहब, क्योंकि इस कार्यक्रम को करने के लिए सहयोग हमको सिम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर से मिला। आप जानते हैं कि ये निर्माणरत एक संस्थान है और 1924 से ये संस्थान पूरे देश के अंदर और विदेशों में अपना नाम कुछ बनाता रहा है। अब बात आती है कि ये आयोजन हमने क्यों किया। कार्य के सिलसिले में जगह जगह हमको जाना पड़ता था। कंस्ट्रक्शन लाइन है, जगह जगह हम ट्रैवल करते हुए, यात्रा करते हुए जाते थे और वहाँ के विद्वानों से हमारी मुलाकात हो जाती थी। और बहुत दफ़े वैचारिकी के जो लेखक और पाठक हैं उनसे भी हमने मिलने की चेष्टा की। तो ऐसा लगा कि जो उन हिंदीतर प्रांत हैं, जैसे दक्षिण के अंदर मद्रास है, केरल है या आंध्रा है या आसाम है, इन सब के लेखकों का, विद्वानों का जो साहित्य है उनसे हम परिचित ठीक ढंग से नहीं हो पाते हैं। हिंदी क्षेत्र के लेखन से तो थोड़ा बहुत परिचय हो जाता है, लेकिन इन लोगों के लेखन से परिचय नहीं होता है और यह कष्ट उनको भी है। साथ ही इन प्रदेशों में जो प्रचुर साहित्य उनकी क्षेत्रीय भाषा में है, उसका अनुवाद भी हमें प्राप्त नहीं होता है, बहुत कम प्राप्त है। तो उनसे भी आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि भाई अनुवाद करें और फिर
आगे इसका प्रचार प्रसार कैसे हो, कहाँ लोग पढ़ेंगे, तो इन सब विषयों की बातें भी हुई। और तीसरी बात एक और है, इस देश के अंदर एक आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा है 21वीं सदी के इस समय। अब इस परिवर्तन की दिशा क्या होगी और इसमें हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं या हमारे जो लेखक हैं, ये किस प्रकार इसमें सहायता करेंगे। हम बात में कह तो देते हैं कि हमारी संस्कृति की धारा जो है वो मैली होती जा रही है, लेकिन उसको शुद्ध रखने के लिए प्रयास तो हमको ही करना पड़ेगा। तो इसके अंदर भी सारे विद्वानों के साथ में और ख़ास तौर से हिंदी के परिवार के साथ में मिलकर के चर्चा हो कि आगे जो पीढ़ी आ रही है उनके लिए हम क्या देने जा रहे हैं, उनके चरित्र विकास के लिए, उनके मानसिक विकास के लिए, हमारी संस्कृति की दशा और दिशा के लिए। और ख़ास तौर से जो 15% तो कॉलेज का एजुकेशन पाते हैं, लेकिन 85% जो श्रमिक के रूप में काम करते हैं या जो स्कूल से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनके लिए सहज सुलभ उनके सांस्कृतिक मानसिक चारित्रिक विकास के लिए हम क्या साहित्य दे रहे हैं। प्राय जब हम खोजते हैं तो बहुत कम मिलता है। अच्छे पढ़े लिखे लोगों के लिए तो बहुत साहित्य मिल जाता है, और उसका अभाव होने के कारण वो तो टीवी और सिनेमा पर मनोरंजन के लिए निर्भर करते हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी जीविका के लिए उनको अंग्रेजी की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि उनकी पुस्तकें अंग्रेजी में ही हैं। तो इन सब बातों को चर्चा करने के लिए हिंदी में हम क्या कर सकते हैं और हिंदी में प्रचार प्रसार के लिए क्या कर सकते हैं जो सहज हो और सुग्राही हो। इसके लिए ही इस सम्मेलन का एक विचार मन में आया और इसको रूप दिया। और आप सब लोगों की तरफ से, हमारे विद्वान मित्रों की तरफ से, हिंदी परिवार के सब सदस्यों की तरफ से जितना अधिक हमें आशा से अधिक जो उत्साह दिखा और वो पधारे और पधार रहे हैं आज भी, मैं उससे अभिभूत हूँ। आप सबका स्वागत करता हूँ। और ये कलकत्ते का सौभाग्य है कि आज 28 प्रांतों से विद्वान पधारे हैं और हम उनका स्वागत कर पा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि हिंदी परिवार मिलकर के आगे की कुछ स्वस्थ परंपरा, स्वस्थ दिशा की तरफ हमें कुछ आगे इंगित कुछ दिशा निर्देश भी देंगे, कुछ दिशाएं बताएंगे, और आगे का हमारा क्या कार्यक्रम और आगे होना चाहिए। ये कोई अंतिम कार्य नहीं है और ये अंतिम सम्मेलन भी नहीं है। यह तो एक आरंभ है, और यह केवल सम्मेलन नहीं है। जिस तरह से लोग आए हैं ऐसे लगता है कि जैसे ये हिंदी का महाकुंभ है। आप सबका बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी कृपा की। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, और हमारी त्रुटियाँ तो हो सकती हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि इतने लोगों का स्वागत करने में, लेकिन उसके लिए आप सब हमें क्षमा करेंगे। नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद डॉक्टर बुधरा। सच ही कहा कि हिंदी का महाकुंभ सा है, और देश के अनेक प्रांतों से, मैं सोचती हूँ कि हम यूँ क्यों न कहें, क्योंकि आजकल के साहित्य और शिक्षा जगत में, विशेषकर अकादमिक शिक्षा के क्षेत्र में, भारतीय साहित्य को लेकर निरंतर एक चर्चा तेजी से की जा रही है। और इस बात का हमारे शोधार्थी और स्वयं शोध करते हुए हमने देखा है कि भारत दुनिया का एक ऐसा अनूठा देश है, एक इतना समृद्ध देश है जिसके पास भाषाओं की विपुल समृद्धि है। अन्य देश अपनी एक एक भाषा लेकर जीते हैं, हम अनेकानेक समृद्ध, सुसंस्कृत और साहित्य से परिपूर्ण भाषाओं के साथ जीने वाले देश के निवासी हैं। तो स्वाभाविक सी है। और भारतीय भाषा, भारतीय साहित्य के बारे में विचार करते हुए हमने देखा, एक छोटा सा
कार्य मैंने भी किया, हमारे विद्यार्थी करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि विभिन्न भाषाओं में कही गई बातें वास्तव में तो हमारी अंतरात्मा की ही अभिव्यक्ति होती हैं, और वह अंतरात्मा जो चाहे किसी भी प्रांत में पैदा हुए व्यक्ति के भीतर हो, है वो अंततः भारतीय। तो आप इसे हिंदी का महाकुंभ कहें या एक भारतीय महाकुंभ कह लें, और माघ मेला के साथ ये जुड़ता ही है। आप इसे मेला माने, सांस्कृतिक उत्सव माने, जिस किसी भी रूप में रहें, उत्सव इसलिए कह लेना एक और अर्थ में जुड़ता है, जमता है, और मन में बात आती भी है कि हम किन बातों को लेकर, किन विषयों को लेकर हमें यहाँ पर अपनी दशा के बारे में विचार तो करना है, क्योंकि दशा अगर बिल्कुल जिसको हम कहते हैं ना परफेक्ट होना, एकदम लक्ष्य तक पहुंची हुई होती तो हम इस कार्यक्रम का आयोजन ही नहीं करते। तो दशा पर विचार करना जरूरी है, लेकिन दिशाएं भी तय होती हैं तभी जब हम दशा को लेकर विचार करना शुरू करते हैं। इस पूरे साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम की संकल्पना, आयोजना, नियोजना जिनके माध्यम से संभव हुई है, और जो अभी वैचारिकी पत्रिका का उल्लेख कर रहे थे डॉक्टर मुंदड़ा, वैचारिकी पत्रिका हिंदी में निकलने वाली एक ऐसी स्तरीय पत्रिका है जिसमें हिंदी साहित्य ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, भारतीय वास्तु, कभी नृत्य, कभी संगीत, अलग अलग विषयों को लेकर एक से एक गंभीर और गहरे लेख प्रकाशित होते रहते हैं। इस पत्रिका के संपादन के साथ, अपनी एक गहरी संपादन दृष्टि के साथ जो विचारक और चिंतक संयुक्त हैं, डॉक्टर बाबूलाल शर्मा जी, मैं उनसे आग्रह करती हूं कि वो कुछ अपनी बातें यहाँ रखें। मंचस्थ श्रद्धेय त्रिपाठी जी और उनको महामहिम राज्यपाल का संबोधन देने के बजाय मैं चाहूँगा कि हमारे वरिष्ठ कविवर और जिनका राज्यपाल होना हम हिंदी साहित्य से जुड़े हुए लोगों, साहित्यकार, कवियों के सबके लिए बड़ी गरिमा और गर्व का विषय है कि हम में से एक व्यक्तित्व जो है वो राज्यपाल जैसे बड़े पद पर आसीन है। ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। साथ ही हमारे हिंदी निदेशालय के निदेशक प्रोफेसर अवनीश, हमारे वरिष्ठ सदस्य रवि प्रभा जी हमारे बीच में हैं, हमारे संस्था अध्यक्ष डॉक्टर मुंदड़ा, डॉक्टर तारा दुगड़ और प्रोफेसर राजश्री शुक्ला, और आप सब यहाँ समुपस्थित अलग अलग प्रांतों से पधारे हुए और विभिन्न देशों से पधारे हुए इस सम्मेलन के प्रतिभागी, और हमारे दूसरे जो कलकत्ता के हमारे प्रबुद्ध नागरिक पत्रकार बंधु, और आप सभी के प्रति मैं अपना अभिनंदन निवेदन करते हुए मेरी कुछ बात आपसे निवेदन करना चाहूँगा। असल में भाषा का जो प्रश्न है वो हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे भी बड़ा प्रश्न हमारे लिए अभी तक बना हुआ है स्वतंत्रता के पश्चात, कि ये देश एक राष्ट्र के रूप में अपनी अभिव्यक्ति दे, अपनी पहचान दे। अब आप कहेंगे कि राष्ट्र तो हम हैं, लेकिन ये तथ्य है कि 1947 से पूर्व हम एक राष्ट्र नहीं थे, और ये संकल्प 1947 के बाद में ज़्यादा सक्रिय रूप से लिए जाने की ज़रूरत है कि हम एक राष्ट्र के रूप में उभरें और हमारी एक राष्ट्र के रूप में पहचान हो, और जो एक राष्ट्र के रूप में पहचान हो उसके अंतर हमारी जो विविधताएं हैं, क्योंकि वो हमारी स्वाभाविक प्राकृतिक मजबूरियां हैं, जो भी हमारी सांस्कृतिक विविधताएं हैं या क्षेत्रीय विविधताएं हैं, लेकिन इससे बाहर जब अभिव्यक्ति हो तब वो एक राष्ट्र की अभिव्यक्ति हो, ऐसा कुछ करें। और उसमें
सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है भाषा का, कि देश की जो विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न प्रांतों की विभिन्न भाषाएं हैं और विभिन्न भाषा भाषी लोग हैं, तो हमको विरासत में तो ये मिला कि हम परस्पर अंग्रेजी में बात करें, और सरकारी कामकाज की परंपरा पहले से चली ही आ रही थी कि अंग्रेजी में हो रही है। अब अचानक उसमें से ये प्रश्न खड़ा हुआ कि हम अंग्रेजी की तरह अपनी किसी भाषा को क्यों नहीं बनाएं जो कि संपर्क की भाषा हो, देश की भाषा हो सके, जिससे कि हम अधिक अपने आप को गरिमापूर्ण अनुभव कर सकें। इस दृष्टि से भाषा को लेकर के विचार आवश्यक है। कई बार क्या है कि मैं कई बार ये सोचता हूँ कि जैसे पुराने समय में कोई व्यक्ति राजा इसलिए बना रहता था बराबर, क्योंकि जो उसके अधीन जो कुछ आपस में समकक्ष होते थे वो उसके अलावा अपने में से किसी को राजा मानने को तैयार नहीं होते थे। ये एक बड़ी विकट स्थिति थी और संभवतः वो स्थिति हमारे साथ में अभी भी गुजर रही है कि हम चाहे अंग्रेजी को मानने को तो तैयार हैं। मैं अंग्रेजी कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, अंग्रेजी आवश्यकता है हमारी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। लेकिन जैसे हमारे सामने ये समस्या आती है कि साहब हम में से मतलब कौन सी राष्ट्रभाषा हो, संपर्क की भाषा हो, तब ये प्रश्न हो जाता है कि यही क्यों, हम क्यों नहीं। बहरहाल हमारे नेताओं ने, हमारे पूर्वजों ने ये तय किया कि हिंदी इसके योग्य भाषा है, और ये अपने आप में बहुत परम उल्लेखनीय है कि यह सम्मेलन जिस जगह हो रहा है, जिस कलकत्ते में हो रहा है, उस कलकत्ते में सर्वप्रथम ये मांग उठी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए। इसमें आप बहुत सारे नाम ले सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस। अब जैसे हम प्रांतीयता की बात करें तो वो क्या ऐसा नहीं कर सकते थे? शारदा चरण मित्र, जिन्होंने देवनागरी पत्रिका उन्होंने निकाली, और उन्होंने तो इस बात पे भी जोर दिया कि सभी भाषाओं की एक नागरी लिपि की जानी चाहिए जिससे हम आपस में जुड़ सकें। तो उस जगह पर ये सम्मेलन हो रहा है और ये विचार हो रहा है, तो ये अपने आप में हमारे लिए प्रेरक है और बड़ा सुखद है कि हम एक ऐसा आयोजन उस भूमि पर कर रहे हैं जहाँ पर के हिंदी का प्रारंभिक उत्थान हिंदी भाषा साहित्य का जिस जगह से हुआ। और आप यूँ कहिए कि आधुनिक भारतीय इतिहास का बहुत बड़ा भाग इस कलकत्ता में ही लिखा गया। वो इतिहास यहीं घटित हुआ, चाहे वो राजनीतिक इतिहास हो, चाहे वो साहित्यिक हो, भाषाई हो, सांस्कृतिक दृष्टि से हो, ये इस कलकत्ते में घटित हुआ वो इतिहास। तो उसमें यदि यहाँ के हमारे उन महान पुरोधाओं ने ये मांग की कि हिंदी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए, संपर्क भाषा होना चाहिए, तो हम सोच सकते हैं कि उन्होंने कुछ बहुत गहराई से सोच के ऐसा किया होगा। तो हम जो है उसका अलग अलग स्तर पर विभिन्न कारणों से, राजनीतिक कारणों से, अपनी सुविधाओं के कारण से हम जैसे इस बात का विरोध करें, वो अनावश्यक लगता है एकदम से। लेकिन इस संबंध में हमें बहुत विचार गहराई से करना चाहिए, और इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का ये एक उद्देश्य है कि हम वर्तमान में थोड़ा सा अपने मनन करें, चिंतन करें कि वर्तमान में हिंदी भाषा की क्या दशा है और हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। साहित्य की बात जैसे इसमें जोड़ी गई है भाषा और साहित्य के साथ में, तो एक प्रश्न खड़ा होता है कि साहित्य सृजन, हम साहित्यकार लोग लिखते रहते हैं, करते रहते हैं, अपनी अभिव्यक्ति है, क्योंकि देखिए भाषा है वो केवल एक विचार और भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि वो आपकी अपनी हमारी पहचान है। भाषा एक पहचान को प्रकट करती है, उसमें एक संस्कृति का पूरा प्रवाह अभिव्यक्त होता है उसमें। तो इस दृष्टि से भाषा कोई साधारण बात नहीं है। अब प्रश्न यहाँ पर यह भी खड़ा हो जाता है कि साहित्य सृजित जो हो रहा है वो साहित्य भाषा को कितना समृद्ध कर रहा है। हालांकि मेरी ये बात हो सकता है विचित्र बात हो कि भाई भाषा किस तरह से साहित्य किस प्रकार से भाषा को समृद्ध करेगा।
मैं यहाँ पर श्रद्धेय त्रिपाठी जी की एक बात मुझे अभी अभी याद आ गई। कब कुछ समय पहले आपने रांची में एक वक्तव्य दिया कि इस वर्तमान में समालोचना ने या आलोचना ने जो हिंदी की रचनात्मकता है उसको बड़ी क्षति पहुंचाई है। ये अलग से विचारणीय विषय है और तो स्वयं यहाँ पर विराजमान है। और मैंने एक पत्र भी आपको लिखा था कि आपके इस बारे में क्या दृष्टि रही, क्या विचार रहा। खैर, इस पर कभी कोई चर्चा हो सकती है अलग से, इस सम्मेलन में इस पर भी अपन चर्चा करें तो एक अच्छा हो सकता है कि साहित्य भाषा की समृद्धि में कितना सहयोग कर रहा है। भाषा की समृद्धि से क्या तात्पर्य है? क्या भाषा की समृद्धि से ये तात्पर्य है कि वो एक अभिजात्यता के साथ में और आम आदमी को न समझने वाली बन जाए, या कि भाषा आम आदमी के समझने वाली बने? आजकल जैसा कि आप साहित्यकार बंधु सब समझते हैं या जानते हैं कि आए दिन इस प्रकार के लेख प्रकाशित होते हैं और विभिन्न संगोष्ठियों में भी ये प्रश्न खड़ा होता है कि धीरे धीरे साहित्य, कविता, कहानी, ये सब रचनाएं क्यों आम आदमी से दूर हो रही हैं, क्यों वहाँ से हट रही हैं, क्यों वो कविताएं उस तरह से जुबान पर नहीं हैं। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने बाबू जयशंकर प्रसाद का ये गीत जो है उनके नाटक में से प्रस्तुत किया। बहुत सारे हमें याद हैं, कंठस्थ हैं, लेकिन अब की कोई कविता में से क्यों ऐसा नहीं है, या उसको क्यों महत्व नहीं दिया जा रहा है कि वो इस प्रकार से जो उसके लौकिक आयाम वो क्यों संक्षिप्त होते जा रहे हैं, वो कि उसकी व्याप्ति कम क्यों होती जा रही है। ये बहुत विचारणीय मुद्दा है। खैर, हम अगले जो कल सत्र आयोजित होंगे उसमें इन बातों पर विचार करेंगे। इस आयोजन की परिकल्पना में हमारे संस्था अध्यक्ष डॉक्टर मुंडरा जी जो है, इस तरह की बातें सब हम बैठते हैं एक जगह होती रहती हैं, खासकर शनिवार रविवार को तो बैठक जमती है तो बातचीत होती है। इसी समय श्रद्धेय माधवदास जी मुंडरा की जन्म शताब्दी थी, उसके आयोजन को लेकर के कुछ यूँ विचार हुआ कि शताब्दी को जो है मनाया जाना चाहिए। और तो मुझे लगा कि ये एक बहुत ही सुंदर आयोजन हो सकता है, बड़ा ही प्रेरक और उनकी भावनाओं के अनुसार हो सकता है। मैं जिसमें बीकानेर था तो जब भी बीकानेर जाते तो घंटों बातचीत होती साहित्य और संस्कृति को लेकर के। बड़ी रुचि थी उनकी साहित्य के और संस्कृत की विभिन्न पक्षों को लेकर के। तो मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं हिंदी भाषा साहित्य के संबंध में हम सब मिल बैठ कर के पूरे देश के लोग और एक विचार करें, और उसमें ये भी देखें कि हम जो है हिंदी से जो हमारी विभिन्न प्रांतीय भाषाएं हैं उनको इस प्रकार से जोड़ें कि उनके बीच में एक गहरी समन्वयात्मकता रहे और कहीं कुछ ऐसा अनुभव न हो कि ये अलग है, ये अलग है। हिंदी की भूमिका को इतना व्यापक बनाया जाए कि उसमें जो प्रांतीय भाषाएं हैं वो अपनी अस्मिता का समावेश अनुभव करें। ये एक बड़ी आवश्यकता है इस समय। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूँगा कि अभी अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो अपने वो डिक्शनरी में विभिन्न शब्द सम्मिलित करती है, और उसने अभी हिंदी के बहुत सारे शब्दों को सम्मिलित किया है। तो हमारे निदेशक महोदय हिंदी निदेशालय के हैं यहाँ पर। क्या कोई हिंदी का शब्दकोश ऐसा बन सकता है जिसमें कि हमारी विभिन्न भाषाएं के जो शब्द हैं उनमें से जो भी चुने शब्द हैं वो उसमें समाहित हो सकें? तो खैर, हम जो है कल के सत्रों में विभिन्न प्रांतों के जो सत्र निर्धारित किए गए हैं उनमें इस बातों को लेकर के विचार करेंगे। और ये हमारी संचालिका है, उनका आदेश आ गया है, तो मैं मेरे वक्तव्य को यहीं समाप्त करूंगा। लेकिन इससे पहले हमारे विशिष्ट अतिथि और श्रद्धेय माधवदास जी के मित्र और हमारी संस्था के संस्थापक सदस्य श्री लक्ष्मी निवास जी झुंझुनवाला, उनका यहाँ आने का कार्यक्रम था लेकिन वो किसी अपरिहार्य कारण से नहीं आ सके, तो उनके कुछ 2-3 लाइनें मैं आपको सुना देता हूँ। सुना दूँ? जय धन्यवाद। तो वो लिखते हैं कि अग्रज माधवदास जी मुंडरा की स्मृति में उनके सुयोग्य पुत्र मेरे मित्र व संबंधी कलकत्ते में जो आयोजन कर रहे हैं उससे मैं बड़ी गरिमा का अनुभव कर रहा हूँ कि ये माधवदास जी की जो गरिमा थी, उनकी जो वैचारिक उच्चता थी, उसके अनुसार हो रहा है। लिखते हैं कि 1952 में मैं भाई रामनिवास ढंढारिया के संपर्क में आए माधवदास जी और हम सब एक जगह बैठते और उसी समय
साहित्य, संस्कृति, इतिहास इत्यादि विषयों को लेकर के चर्चा होती और हम सब मिलकर के उसको किसी प्रकार से समझने की या हमारे दूसरे मित्रों को समझाने की चेष्टा करें, ऐसे विचार आते। वो लिखते हैं कि 1956 में माधवदास जी ने स्वप्न देखा कि ऐसी संस्था बनाई जाए जहां भारत के विशिष्ट साहित्यकारों, राजनेताओं, संगीतकारों, चित्रकारों व शिक्षाविदों को आमंत्रित कर उनको सुना जाए। ऐसा विचार करते ही उन्होंने अपने मकान में एक पूरा तल्ला इसके लिए दे दिया, जहाँ पर करीब 200 व्यक्तियों का सभागार और 3 अन्य कमरे बने और इस प्रकार से भारतीय संस्कृति संसद का जन्म हुआ। भाई रामनिवास जी तो इसके पीछे इतने पागल थे कि वो रात दिन इसी काम में लगे रहते थे और कई बार तो प्राय रात को वहीं सो जाते। धीरे धीरे हरिप्रसाद जी माहेश्वरी और हम भी जुड़े उनसे। गोकुलदास जी दमानी व विजय बर्मन जुड़ गए। विजय बर्मन संगीत के पीछे पागल थे। मैं पागल शब्द उनका लिखा हुआ वही बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो वो कहते कि उसके पागल थे और उन्होंने अपने मित्र कृष्ण गोपाल कंधारी को भी हमसे जोड़ लिया और इस प्रकार से हम सब ने मिलकर के इस भारतीय संस्कृति की स्थापना की। आप जो आयोजन इस समय भारतीय संस्कृति संसद और भारतीय विद्या मंदिर कर रहे हैं उसके प्रति मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। उनकी तरफ से मैं ये निवेदन कर रहा हूँ। आप सब ने मेरा वक्तव्य सुना, धन्यवाद। हार्दिक आभार डॉक्टर बाबूलाल शर्मा जी का। हिंदी भारत की प्राणधारा इसलिए है कि अभी उन्होंने जो एक छोटा सा इतिहास हमारे सामने रखा, उस तरह के अनगिनत इतिहासों ने मिलकर हिंदी को भारत की प्राणधारा बनाया है और इसलिए इस दशा और दिशा पर विचार करना आज की पीढ़ी का कर्तव्य भी है, दायित्व भी। इस कार्यक्रम उद्घाटन सत्र के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती रवि प्रभा बर्मन जी को, जो इस इतिहास का एक अंश तो रही ही हैं और साथ ही साथ हमारी परंपरा में कहते हैं साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। साहित्य और संगीत दोनों का एक मूर्तिमंत रूप, मनुष्यता की प्रतिमूर्ति, सौम्य मृदुल श्रीमती रवि प्रभा बर्मन जी अपना वक्तव्य रखेंगी। आदरणीय महामहिम त्रिपाठी जी और प्रोफेसर अवनीश कुमार जी को प्रणाम करते हुए प्रेक्षागृह में उपस्थित सभी साहित्य प्रेमियों को मैं और जितने हमारे मेहमान अतिथिगण बाहर से आए हैं उन सबको मैं प्रणाम कर रही हूँ। और जैसा कि हमारे राजश्री जी ने कहा, इस साहित्यिक माघ मेले का दर्शन करने का जो सौभाग्य मिला है उससे हमको दुगना तिगना लाभ मिलेगा। भाषा के विषय में मेरे से पहले बहुत हमारे विद्वान बाबूलाल जी ने बोला। अब और हमें इच्छा है प्रोफेसर हमारे हिंदी निदेशालय के हमारे अवनीश कुमार जी को सुनने का और हमारे राज्यपाल महोदय को सुनने का। तो मैं कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि समय की सीमा है, मुझे 5 मिनट का समय मिला है। पर मैं अपनी कुछ 2 बात उसमें जोड़ना चाहूँगी कि हमें अगर हिंदी को बढ़ाना है और संपर्क भाषा बनाना है तो मेरा निवेदन है कि अपने कोर्स में ऐसा हो, शुरू से भले 10 नंबर का हो पेपर के, हम दूसरी भाषा सीखना आवश्यक हो। उत्तर वाले हम हिंदी वाले दक्षिण की कोई एक भाषा सीखें। मुझे बहुत लज्जा आती है, दक्षिण में चेन्नई में एक आयोजन था और उसमें जब मुझे बुलाया और मैं अंग्रेज़ी में बोली तो मुझे बहुत, क्योंकि सभी कोई तेलुगु तमिल में बोल रहे थे और मैंने अंग्रेज़ी में बोलने से मुझे बहुत ही शर्म मालूम पड़ी। कोई भी एक भाषा हम लोग को होनी चाहिए, अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। तेलुगु, तमिल, मलयालम, कोई भी एक भाषा है। हम अगर हिंदी को थोपना चाहेंगे तो वो मेरी समझ से उतना काम नहीं होगा। पर आप देखिए किसी बंगाली महोदय से आप बंगला में बात करिए तो वो लौट के हिंदी में आपसे बात करेंगे।
तो अगर तमिल की आप टूटे फूटे शब्दों में अगर एक सेंटेंस बोलेंगे तो वो आपसे हिंदी में बोलेंगे। एक तो मेरा ये सुझाव था। दूसरे ये कि इसके लिए बड़ा काम हम महिलाओं को करना है। ये मैं खुद महिला हूँ कहती हुई मुझे लज्जा आती है कि हम घरों में अंग्रेज़ी बोलते हैं, अंग्रेज़ी में बात करना अपने बच्चों से गर्व समझते हैं। मॉम डैड हाई बाई मिल्क योगर्ट ये रह गया है, हम बात करते ही नहीं। तो बच्चों का क्या दोष? फिर वो ये ऐसे सब हो जाता है समय कि उन्हें हिंदी के शब्द ही नहीं आते। फिर जो बात करते हैं उन्होंने इंग्लिश में ही बात करने में उन्होंने ज़्यादा सुविधा मालूम पड़ती है। तो इसके लिए हम महिलाएं दोषी हैं। मेरा महिलाओं से विनम्र निवेदन है, भाषा सीखना बहुत अच्छा है, जितनी अधिक भाषाएं सीखें बहुत अच्छी बात, लेकिन दूसरी भाषा को हम भाषा के रूप में व्यवहार करें। और लेकिन जो संपर्क के लिए और कम से कम घरों में हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी ज़रूर बढ़ेगी। मेरा निवेदन है बहनों से कि हिंदी को देश निकाला मत दीजिए। और एक बात की ये खुशी होती है कि हम बंगाल में हैं और बंगाल में हिंदी अच्छी तरह बोली जाती है। मैं क्षमा चाहूँगी, दिल्ली में कोई भी इस तरह के आयोजन होते हैं तो उसका संचालन भी इंग्लिश में होगा। मुझे जो मैं अधिक नहीं जानती पर कई बार मौका लगा है तो उसका जो संचालन इंग्लिश में हो रहा है। मैंने कहा कि भाई राधा कृष्ण की थीम है, मैंने डांस ड्रामा एक कराया था तो मैं तो हिंदी में बोलूँगी। तो बोले कि भाई दिल्ली वाले हिंदी कम समझते हैं इंग्लिश में। तो मैंने कहा आप कमेंट्री इंग्लिश में बोलिए, मैं हिंदी में बोलती हूँ। तो इस तरह से हम लोगों ने रास्ता निकाल लिया। तो ये खुशी की बात है कि बंगाल में हिंदी अच्छी, सभी बंगाली प्राय बंगाली हिंदी अच्छी समझते हैं और हिंदी बोलते हैं। तो इसमें इस तरफ ध्यान दिया जाए। अब जिस विभूति के लिए माधवदास जी मुंदड़ा की जन्म शताब्दी के लिए ये साहित्य का माघ मेला यहाँ हुआ है, उसके भाई जी के बारे में अगर बोलने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत समय लगेगा। फिर भी कुछ बातें बिना कहे नहीं रही जा सकती। ये बिल्कुल उनकी रुचि के अनुकूल है। भाई जी, सबको भाई जी बुलाते थे और उनको साहित्य, संगीत, कला सबसे बहुत ही ज़्यादा रुचि थी। इतनी उम्र में भी वो बैठ के रियाज करते थे, संगीत सीखते थे, टीचर आते थे सिखाते थे और बैठ के वो रियाज करते थे। और हम लोग जो उनके बंधु बांधव पे बताओ कहाँ गलत हुआ, ये सुर मेरा गलत है कि ठीक है। साहित्य की पुस्तकें उन्होंने लिखी। अपने वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे, लेकिन धर्म के विषय में उनके विचार बड़े खुले हुए थे। जो उनकी लिखी हुई पुस्तकें इसकी साक्षी हैं इस बात की। भारतीय संस्कृति संसद की भी अभी बात भाई बाबूलाल जी ने की थी। तो उनकी रुचि जो साहित्य संगीत की थी, उसी को और उसकी अभिवृद्धि करने के लिए उन्होंने एक संस्था बनाई थी। और उस संस्था को क्लब नहीं कहा जा सकता, लेकिन दिन भर के जो थके हारे ऑफिस से लोग उठते और वहाँ बैठते और शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों के साथ चाय पान करना और चर्चा, इधर उधर घर की कोई चर्चा नहीं, किसी को नहीं मालूम घर में क्या, कोई पर्सनल बात नहीं होना, साहित्य चर्चा, संगीत की चर्चा। तो संसद में फिर धीरे धीरे महिलाओं को भी लेने लगे। उस ज़माने में सोचिए, ऑर्थोडॉक्स फैमिली की हम महिलाएं जो कभी घर से निकलने का सोच चद्दर ओढ़ के घूंघट काट के निकलती थी, लेकिन संसद एक ऐसी संस्था भाई जी ने स्थापित करी कि जहाँ पर निसंकोच हम लोग आ सकते थे। हमारे घर के बड़े लोग को आपत्ति नहीं थी वहाँ जाने के लिए। तो धीरे धीरे महिलाएं भी आने लगी और फिर बच्चों को भी ले लिया। और इस तरह के कार्यक्रम कलकत्ता में ये शायद पहली संस्था ऐसी थी कि जिसके परिवार के लोग, महिलाएं, बच्चे सभी बैठ के अपने अपनी जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको उजागर करें।
और सब मिल के भाग लिए। भारतीय संस्कृति संसद एक ऐसी संस्था थी, अब भाई जी की प्रेरणा से ही एक बात उनमें ये गुण था कि प्रतिभा को पहचानने का। उन्होंने मुझसे पीछे लग के बहुत से कार्यक्रम संगीत के, साहित्य के इसी मंच से कराए। मैं जितना ही ना करूं कि भाई जी मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, लेकिन वो इतनी मीठी मीठी बात करके ऐसा वातावरण इकट्ठा कर देते थे कि ना करते बनता ही नहीं था। उनकी प्रेरणा से ही आज मैं आपके सामने खड़े होने का साहस कर रही हूँ। साहित्य जितने तरह के संसद में जो आयोजन आते थे, इसमें एक तो रेगुलर चलती, अभी भी चलती हैं गोष्ठियाँ, अध्ययन गोष्ठी, विचार गोष्ठी और रंजन गोष्ठी, बहुत तरह की नियमित रूप से हर दिन कोई कोई गोष्ठी चलती है, लोग उसमें भाग लेते हैं। और बड़े साहित्य के कोई भी बड़े बड़े जो धुरंधर जिनको कहेंगे कवि, सब कोई ऐसा नहीं जो संसद में ना आए हों और बैठ के उनकी बैठक ना हो, बिल्कुल इनफॉर्मल वे में बैठे हैं, 10 लोग चर्चा कर रहे हैं। संगीत का कोई भी क्लासिकल संगीत, फिल्मी संगीत नहीं, क्लासिकल संगीत का कोई भी ऐसा गायक नहीं है जिसने कि संसद स्टेज पर अपना प्रदर्शन न किया हो। और बड़े बड़े अद्भुत प्रोग्राम हुए हैं वहाँ पर कि जैसे उस्ताद पंडित रविशंकर और ये अलाउद्दीन साहब, इन सब बड़े इनके डुएट प्रोग्राम हुए। संतूर जो कहते हैं, जिसका शिव कुमार शर्मा का संतूर सबसे पहले संसद ने दिया। ओडिसी नृत्य को का परिचय कलकत्ता को संसद ने दिया, जबकि पाणिग्रही आई थे यहाँ पर। तो इस तरह संगीत हो, फिर बड़े बड़े विचारक, संत, महात्मा सभी संसद में आ चुके हैं और सबके साथ में रह के एक बड़ा स्वस्थ मनोरंजन, एक स्वस्थ वो विचार मंच संसद ने तैयार किया। बड़े बड़े सम्मेलन, जैसा आज सम्मेलन, तो बड़े बड़े सम्मेलन भी हो चुके हैं, काव्य समारोह, कथा समारोह, उसमें भी पूरे देश से लोग आए थे। तो मैं अधिक कुछ नहीं कहूँगी, मेरी शुभकामनाएं और आप सबसे आशीर्वाद चाहती हूँ कि इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।